जब भी हम ताजमहल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है, सफ़ेद संगमरमर का वो खूबसूरत महल जिसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ प्यार की कहानी है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे इतिहास की किताबों ने कभी पूरी तरह नहीं बताया? सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसमें सत्ता, दर्द, राजनीति और बलिदान सब कुछ मिला हुआ है, तो क्या तुम यकीन करोगे? कहानी शुरू होती है 1607 से, जब एक युवा राजकुमार जिसका नाम था शाहजहां पहली बार एक लड़की को देखता है। उसका नाम था मुमताज़ महल और कहते हैं कि उसी पल से उसकी दुनिया बदल गई। लेकिन ये कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसी हकीकत थी जिसमें प्यार के साथ साथ दर्द और जिम्मेदारियां भी जुड़ी थीं। मुमताज़ सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी, वो उसकी सलाहकार, उसकी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1631 में एक युद्ध के दौरान मुमताज़ की मौत हो जाती है। कहते हैं कि उस दिन शाहजहां टूट गया था, इतना टूट गया कि उसने दुनिया से खुद को अलग कर लिया। लेकिन क्या सिर्फ दुख ही वजह था ताजमहल बनाने की, या इसके पीछे कुछ और भी था? कई इतिहासकार कहते हैं कि ताजमहल बनवाने के पीछे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सत्ता दिखाने की भी एक चाल थी, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और शाहजहां चाहता था कि उसकी ताकत और उसकी विरासत हमेशा के लिए दुनिया को दिखाई दे। इसलिए उसने एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो दुनिया में कभी किसी ने ना देखा हो। लेकिन इस फैसले की कीमत किसने चुकाई? हजारों मजदूर, कारीगर और कलाकारों ने अपनी जिंदगी के साल इस एक इमारत को बनाने में लगा दिए। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि काम पूरा होने के बाद कई कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए ताकि वो फिर कभी ऐसा शाहकार ना बना सकें। हालांकि ये पूरी तरह साबित नहीं है, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों के बीच जिंदा है। अब सोचो, एक तरफ है प्यार की निशानी और दूसरी तरफ है इतना बड़ा बलिदान। तो क्या ताजमहल सच में सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक है, या ये एक ऐसा सच है जिसमें दर्द और राजनीति भी शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाहजहां ने ताजमहल सिर्फ मुमताज़ के लिए बनवाया था या वो अपने नाम को अमर करना चाहता था? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि ताजमहल को बनाने में किन किन रहस्यमयी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, कैसे इसे बिना आधुनिक मशीनों के बनाया गया और क्यों आज भी इसकी खूबसूरती समय को चुनौती देती है। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने का फैसला लिया, तब यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि एक ऐसा सपना था जिसे हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सोचो, 1600 के दशक में ना कोई आधुनिक मशीनें थीं, ना क्रेन, ना कंप्यूटर डिजाइन, फिर भी एक ऐसी इमारत बनाई गई जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल चमत्कारों में गिनी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने काम किया, जो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि फारस, तुर्की और मध्य एशिया से बुलाए गए थे। हर एक कारीगर अपने हुनर में माहिर था, कोई संगमरमर तराशने में एक्सपर्ट तो कोई जड़ाई यानी इनले वर्क में उस्ताद। और इन सब का नेतृत्व कर रहे थे मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनकी कल्पना और योजना ने इस सपने को आकार दिया। लेकिन असली चुनौती थी इतना भारी और विशाल ढांचा खड़ा करना, वो भी यमुना नदी के किनारे, जहां जमीन पूरी तरह स्थिर नहीं थी। इसके लिए इंजीनियरों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने जमीन के नीचे लकड़ी के गहरे खंभे गाड़े, जो पानी के संपर्क में रहकर और मजबूत होते गए। यानी ताजमहल की नींव खुद पानी से ताकत लेती है, और यही कारण है कि आज भी ये इमारत इतनी मजबूत खड़ी है। अब बात करते हैं संगमरमर की, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया, सैकड़ों किलोमीटर दूर से। उस समय ट्रक या ट्रेन नहीं थे, तो ये पत्थर हाथियों और बैलगाड़ियों के जरिए लाए गए। कहते हैं कि करीब 1000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ था सिर्फ सामान ढोने के लिए। और फिर शुरू हुआ असली जादू, संगमरमर पर की गई बारीक नक्काशी और जड़ाई। इसमें इस्तेमाल हुए कीमती पत्थर जैसे फिरोजा, लापिस लाजुली, अगेट और जैस्पर, जिन्हें अलग अलग देशों से मंगवाया गया था। इन पत्थरों को इतनी बारीकी से संगमरमर में जड़ा गया कि वो आज भी चमकते हैं जैसे कल ही बनाए गए हों। लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सिर्फ मेहनत और हुनर का नतीजा था, या इसके पीछे कुछ ऐसी तकनीकें भी थीं जो आज खो चुकी हैं? क्योंकि आज के आधुनिक इंजीनियर भी मानते हैं कि ताजमहल की परफेक्शन को दोहराना बेहद मुश्किल है। इसकी सममिति इतनी सटीक है कि अगर एक हिस्सा थोड़ा सा भी हिल जाए तो पूरी इमारत का संतुलन बिगड़ सकता है।
यहाँ तक कि इसके चारों मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मुख्य मकबरे पर ना गिरें। यानी उस समय के इंजीनियरिंग माइंड ने हर खतरे को पहले ही सोच लिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरा ताजमहल लगभग 22 साल में बनकर तैयार हुआ। सोचो, 22 साल, एक पूरी जिंदगी इस एक इमारत में लगा दी गई। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन मजदूरों की जिंदगी जिन्होंने इसे बनाया, दिन रात काम, कड़ी मेहनत और कई बार बेहद कठिन हालात। क्या उनके बलिदान को कभी सही मायनों में याद किया गया, या वो बस इतिहास के पन्नों में खो गए? और फिर आती है वो कहानी जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। क्या सच में शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? इतिहास में इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये कहानी इतनी बार दोहराई गई है कि आज भी लोग इसे सच मानते हैं। तो क्या ये एक मिथक है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच है? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो तय है, ताजमहल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये बना है हजारों लोगों के सपनों, मेहनत और शायद कुछ दर्द से भी। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि ताजमहल के अंदर छुपे वो राज जिन्हें आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, और क्यों कुछ हिस्से आज भी लोगों के लिए बंद हैं। कहानी अब और गहरी होने वाली है। जब भी कोई ताजमहल को देखने जाता है तो उसे उसकी बाहरी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि अंदर की शांति और रहस्यमयी माहौल भी महसूस होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस शानदार इमारत के अंदर कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आज भी आम लोगों के लिए बंद रखा गया है? और यहीं से शुरू होती है ताजमहल की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कहते हैं कि ताजमहल में 20 से ज़्यादा ऐसे कमरे हैं जो हमेशा के लिए सील कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या वहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है, या ये सिर्फ एक सुरक्षा कारण है? इतिहासकारों का कहना है कि ये कमरे असल में बेसमेंट का हिस्सा हैं, जहाँ नमी और संरचना की सुरक्षा के लिए लोगों को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इन कमरों में ऐसे राज छुपे हैं जो ताजमहल की असली कहानी को बदल सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर सब कुछ साफ और सामान्य है तो फिर इन कमरों को खोलने में डर किस बात का है? क्या वहाँ कोई पुरानी संरचना के निशान हैं, या कुछ ऐसा जो ये साबित कर सके कि ताजमहल पहले कुछ और था? ये सवाल वर्षों से लोगों के मन में घूमता रहा है, और इसी रहस्य ने कई थ्योरीज को जन्म दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल एक समय पर तेजो महाले नाम का मंदिर था, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। हालांकि इस थ्योरी को ज़्यादातर इतिहासकार खारिज करते हैं, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इतिहास हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हमें बताया जाता है। अब बात करते हैं अंदर के उस मुख्य कक्ष की, जहां मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें मौजूद हैं। जो हम देखते हैं वो असली कब्र नहीं होती, बल्कि एक सजावटी ढांचा होता है। असली कब्रें उसके नीचे एक बंद कमरे में होती हैं, जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। यानी जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक प्रतीक है, असली सच्चाई उससे भी नीचे छुपी हुई है। और यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। अब सोचो, एक ऐसी इमारत जो ऊपर से इतनी खूबसूरत और शांत दिखती है, उसके नीचे कितने राज दफन हो सकते हैं। और सिर्फ कमरे ही नहीं, ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी और डिज़ाइन भी कई सवाल खड़े करती है। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो इस्लामी कला से मिलते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य संस्कृतियों की झलक देते हैं। क्या ये सिर्फ कला का मिश्रण है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? और एक और दिलचस्प बात, ताजमहल के अंदर की आवाज़। अगर तुम वहां जाकर धीरे से भी कुछ बोलो तो वो गूंज पूरे कक्ष में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर आवाज़ दीवारों में बस गई हो। क्या ये सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल है, या फिर इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि ये जगह हमेशा एक खास एहसास दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम ताजमहल को सच में पूरी तरह जानते हैं, या जो हम देखते हैं वो सिर्फ उसकी सतह है और असली कहानी अब भी कहीं अंदर छुपी हुई है? ये रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, हमें और भी ऐसे सच सामने आएंगे जो शायद तुम्हारे नज़रिए को पूरी तरह बदल दें। क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि उन मिथकों और सच्चाइयों के बीच का फ़र्क दिखाएगा जिन पर आज भी बहस होती है। और यकीन मानो, जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हें हैरान कर देगा। जब भी ताजमहल की बात होती है तो एक तरफ लोग इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी का प्रतीक मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे विवाद भी हैं जो इस पूरी कहानी को चुनौती देते हैं। और यही वो हिस्सा है जहां ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बहस, राजनीति और अलग अलग नज़रियों का केंद्र बन जाता है। सबसे बड़ा विवाद जिस थ्योरी के आसपास घूमता है वो है तेजो महाले वाली थ्योरी। इस विचार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था P.N. ओक ने, जिन्होंने दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था
जिसे बाद में शाहजहां ने मकबरे में बदल दिया। उनका कहना था कि ताजमहल की संरचना, कुछ डिज़ाइन और बंद कमरे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पहले कुछ और था। लेकिन जब इस थ्योरी को गहराई से परखा गया तो ज़्यादातर इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी साफ कहा कि इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सबूत नहीं है। फिर भी ये बहस आज भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब इतिहास और आस्था आपस में टकराते हैं तो सच्चाई ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये थ्योरी गलत है तो फिर ये इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? इसका जवाब छुपा है लोगों की जिज्ञासा और उस रहस्य में जो ताजमहल के कुछ हिस्सों में आज भी बना हुआ है। बंद कमरे, अनदेखे हिस्से और अधूरी जानकारी, ये सब मिलकर लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद कहीं कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया। लेकिन यही वो जगह है जहां हमें तथ्य और कल्पना के बीच फर्क समझना जरूरी हो जाता है। अब एक और विवाद, क्या ताजमहल बनाने में मजदूरों के हाथ कटवाए गए थे? ये कहानी इतनी मशहूर है कि लगभग हर कोई इसे सच मानता है। लेकिन जब इतिहासकारों ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, बल्कि कुछ रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कई कारीगरों को बाद में भी अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम करते देखा गया। यानी ये कहानी शायद एक मिथक हो सकती है जिसे समय के साथ सच मान लिया गया। लेकिन फिर भी ये सवाल बना रहता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के दौरान मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा? क्या उनकी मेहनत और त्याग को सही मायनों में पहचाना गया? और फिर आता है एक और दिलचस्प पहलू, ताजमहल का रंग बदलना। सुबह ये गुलाबी दिखता है, दिन में सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा। कुछ लोग इसे एक रोमांटिक प्रतीक मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ प्रकाश और संगमरमर के रिफ्लेक्शन का खेल है। लेकिन फिर भी ये बदलाव इस इमारत को एक जादुई एहसास देता है, जैसे ये जिंदा हो। अब सोचो, एक ही इमारत की इतने अलग अलग पहलू, प्यार, राजनीति, रहस्य और विवाद। तो क्या ताजमहल की असली पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ एक मकबरा है या एक ऐसा प्रतीक जो हर इंसान के नज़रिए के हिसाब से बदल जाता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम इतिहास को वैसे ही देखते हैं जैसा वो था या जैसा हमें दिखाया गया? ये सवाल शायद कभी पूरी तरह हल न हो, लेकिन एक बात तय है, ताजमहल सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हर दौर में नए सवाल खड़े करती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कैसे ये इमारत समय, युद्ध और बदलती दुनिया के बावजूद आज तक खड़ी है और इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। क्योंकि अगला पार्ट हमें ले जाएगा उस सफर पर जहां ताजमहल ने समय को चुनौती दी। सदियों से खड़ा ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि ये समय के खिलाफ लड़ी गई एक लंबी जंग का जीता जागता सबूत है। जब शाहजहां ने इसे बनवाया था, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले सैकड़ों सालों में ये कितनी बार खतरे में आएगा। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। शाहजहां के बाद जब सत्ता औरंगजेब के हाथों में गई तो ताजमहल की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। और फिर समय के साथ जब मुगल ताकत खत्म होने लगी तो इस भव्य इमारत की देखभाल भी कम होती गई। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब ताजमहल के कीमती पत्थर और सजावट को लूट लिया गया, कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया और ये शाहकार धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। लेकिन असली खतरा तब आया जब भारत में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों को या तो नज़रअंदाज किया गया या उनका गलत इस्तेमाल हुआ, और ताजमहल भी इससे अछूता नहीं रहा। कहा जाता है कि एक समय पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल के संगमरमर को तोड़कर बेचने का प्रस्ताव तक रखा था। सोचो, अगर ये योजना सच में पूरी हो जाती तो आज शायद ताजमहल का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाता। लेकिन किस्मत ने यहाँ एक बड़ा मोड़ लिया। बाद में लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए। उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई, बागों को फिर से सजाया और इसे फिर से उसकी पुरानी शान दिलाने की कोशिश की। लेकिन खतरे यहीं खत्म नहीं हुए। 20वीं सदी में जब दुनिया दो बड़े युद्धों से गुजरी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, तब ताजमहल को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। युद्ध के दौरान इसे दुश्मनों की नज़र से छुपाने के लिए इसके ऊपर बांस और कपड़े की ढांचागत संरचना बनाई गई ताकि ये एक साधारण इमारत जैसा दिखे। यानी एक ऐसा शाहकार जिसे दुनिया देखने आती है, उसे ही दुनिया से छुपाना पड़ा। अब सोचो कितनी विडंबना है। लेकिन समय के साथ एक और बड़ा खतरा सामने आया, प्रदूषण। औद्योगिक विकास और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ताजमहल के सफेद संगमरमर को पीला करने लगा, और यही वजह बनी कि सरकार को ताज ट्रेपीजियम जोन जैसी योजनाएं लागू करनी पड़ी ताकि इसके आसपास के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो धीरे धीरे ये सफेद संगमरमर अपनी असली पहचान खो देता
और सिर्फ इंसानी गतिविधियां ही नहीं, प्राकृतिक खतरे भी हमेशा इसके आसपास मंडराते रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर गिरना, जमीन की नमी में बदलाव और जलवायु परिवर्तन, ये सब ताजमहल की नींव को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले जाना, इसकी नींव पानी पर निर्भर करती है। यानी अगर नदी कमजोर होती है तो ताजमहल भी खतरे में आ सकता है। अब सोचो, एक इमारत जिसने युद्ध, लूट, लापरवाही और प्रदूषण सब कुछ झेला, वो आज भी इतनी मजबूती से खड़ी है। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल है या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ताजमहल आने वाले 100 सालों तक भी इसी तरह सुरक्षित रहेगा या हम धीरे धीरे इसे खोते जा रहे हैं? ये सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है, क्योंकि इतिहास को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी भी है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, हम जानेंगे कि ताजमहल सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि आज की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और क्यों ये आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूता है। जब कोई इंसान पहली बार ताजमहल के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं देख रहा होता, वो एक एहसास महसूस कर रहा होता है। शांति, खूबसूरती और कहीं ना कहीं एक गहरा दर्द भी। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ प्यार की निशानी है, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमने समय के साथ रोमांटिक बना दिया? कहते हैं कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, और ये बात सही भी है। लेकिन अगर हम इस कहानी को गहराई से देखें तो ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि खोने के दर्द की कहानी है। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन क्या ताजमहल उस दर्द को भरने का एक तरीका था, या उस दर्द को हमेशा जिंदा रखने का? क्योंकि एक मकबरा बनाना, वो भी इतना भव्य, कहीं ना कहीं उस याद को हमेशा के लिए अमर कर देता है। और शायद यही वजह है कि ताजमहल को देखकर लोगों को सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी भी महसूस होती है। अब सोचो, अगर ये सिर्फ प्यार की निशानी होती तो क्या इसमें इतना सन्नाटा और गंभीरता होती, या ये उस दर्द का प्रतीक है जो प्यार खोने के बाद बचता है? और यही वो जगह है जहां लव वर्सेस रियलिटी की असली लड़ाई शुरू होती है। फिल्मों और कहानियों ने ताजमहल को एक परफेक्ट लव स्टोरी बना दिया, लेकिन हकीकत ये है कि उस समय राजाओं की कई विवाह होते थे, और मुमताज भी शाहजहां की अकेली पत्नी नहीं थी। तो फिर क्यों सिर्फ उन्हीं के लिए इतना बड़ा स्मारक? क्या वो सच में सबसे खास थी, या इसके पीछे कोई और वजह भी थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुमताज शाहजहां के सबसे करीब थी, न सिर्फ एक पत्नी के रूप में, बल्कि एक सलाहकार के रूप में भी। वो हर बड़े फैसले में उनके साथ होती थी। यानी उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि गहरा भरोसा और साझेदारी भी था। और शायद यही वजह थी कि उनकी मौत का असर इतना गहरा पड़ा। लेकिन फिर भी ये सवाल बना रहता है, क्या ताजमहल एक आदर्श प्रेम की कहानी है, या एक अधूरी कहानी का खूबसूरत अंत? अब अगर हम आज के समय में देखें तो ताजमहल का असर और भी दिलचस्प है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ अपनी मोहब्बत को महसूस करने, कुछ तस्वीरें लेने, और कुछ सिर्फ इस चमत्कार को देखने। लेकिन हर इंसान के लिए इसका मतलब अलग होता है। किसी के लिए ये सच्चे प्यार का प्रतीक है, तो किसी के लिए ये एक ऐतिहासिक इमारत, और कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। और यही ताजमहल की सबसे बड़ी ताकत है, ये हर इंसान को उसकी सोच के हिसाब से कुछ अलग महसूस कराता है। अब सोचो, एक इमारत जो 400 साल पुरानी है, वो आज भी लोगों के दिलों को उसी तरह छूती है। क्या ये सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से है, या इसके पीछे छुपी कहानी की वजह से? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ताजमहल आज बनाया जाता तो क्या लोग इसे उसी तरह देखते, या फिर ये सिर्फ एक महंगी इमारत बनकर रह जाता? क्योंकि आज के समय में प्यार को इस तरह दिखाना शायद अलग नज़रिए से देखा जाता। लेकिन फिर भी ताजमहल हमें ये सिखाता है कि भावनाएं समय से बड़ी होती हैं, और एक सच्ची कहानी, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि ताजमहल का वैज्ञानिक और वास्तुशिल्पी रहस्य क्या है, कैसे ये इमारत इतनी परफेक्ट बनी, और क्यों आज भी इंजीनियर्स इसके सामने हैरान रह जाते हैं। और यकीन मानो, ये हिस्सा तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। जब हम ताजमहल को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती हमें पहली नज़र में ही मोह लेती है, लेकिन असली हैरानी तब होती है जब हम इसके पीछे छुपे साइंस और इंजीनियरिंग को समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे 400 साल पहले इस परफेक्शन के साथ बनाना आज भी लगभग नामुमकिन माना जाता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आज भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सिमेट्री, यानी सममिति की। ताजमहल का हर हिस्सा एकदम संतुलित है, चाहे वो उसका गुंबद हो, चारों मीनारें हों या बगीचे। अगर तुम इसे बीच से काटकर देखो तो दोनों हिस्से लगभग एक जैसे नजर आएंगे। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि शाहजहां की कब्र इस सिमेट्री को तोड़ती है,
क्योंकि मुमताज महल की कब्र बिल्कुल बीच में है जबकि शाहजहां की कब्र उसके बगल में है। यानी पूरी इमारत परफेक्ट बैलेंस में है, लेकिन एक इंसान के कारण वो बैलेंस जानबूझकर तोड़ा गया। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई भावनात्मक कारण है? अब बात करते हैं इसके गुंबद की। ताजमहल का मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दूर से भी परफेक्टली प्रोपोर्शनड दिखे। और इसके ऊपर लगा कलश यानी फीनियल धातु का बना है जो पहले सोने का था। लेकिन असली कमाल इसके अकॉस्टिक डिजाइन में है। अगर तुम इसके अंदर खड़े होकर कुछ बोलो तो आवाज गूंजती हुई एक खास तरह का एको बनाती है। यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने के अनुभव के लिए भी डिजाइन किया गया था। अब आते हैं उन 4 मीनारों पर जो ताजमहल के चारों कोनों पर खड़ी हैं। पहली नजर में वो सीधी दिखती हैं, लेकिन असल में वो थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मुख्य मकबरे पर ना गिरें। सोचो, 1600 के दशक में ही इस तरह की सेफ्टी प्लानिंग कर ली गई थी और यही वो चीज है जो इसे एक साधारण इमारत से अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस सफेद संगमरमर की जो ताजमहल की पहचान है। ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था और इसकी खासियत यह है कि ये रोशनी को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब दोनों करता है। यही कारण है कि ताजमहल दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रंग का दिखता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफ़ेद और रात में हल्का सुनहरा। ये कोई जादू नहीं बल्कि लाइट फिजिक्स का कमाल है। लेकिन उस समय के कारीगरों ने इसे इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि ये आज भी जादुई लगता है। और सबसे दिलचस्प बात, ताजमहल की नींव। जैसा हमने पहले जाना, ये यमुना नदी के किनारे बनी है और इसकी नींव लकड़ी के खंभों पर टिकी है। लेकिन ये खंभे कमज़ोर नहीं होते क्योंकि पानी के संपर्क में रहने से ये और मजबूत हो जाते हैं। यानी अगर यमुना सूख जाए तो ताजमहल की नींव खतरे में आ सकती है। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग रहस्य है जो आज भी लोगों को चौंकाता है। अब सोचो, बिना कंप्यूटर, बिना मशीन, बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट इमारत कैसे बनाई गई? क्या ये सिर्फ इंसानी हुनर था या उस समय का ज्ञान आज से भी आगे था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम आज के समय में भी ताजमहल जैसा कुछ बना सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन क्या उसमें वही आत्मा, वही भावनाएं और वही परफेक्शन होगी? शायद नहीं, क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि साइंस और आर्ट का ऐसा मेल है जो बहुत कम देखने को मिलता है। और यही कारण है कि ये आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। लेकिन अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही है, क्योंकि अगले और आखिरी पार्ट में हम जानेंगे कि ताजमहल का भविष्य क्या है। क्या ये हमेशा यूं ही खड़ा रहेगा या एक दिन ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा? और यकीन मानो, ये हिस्सा तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। सदियों से खड़ा ताजमहल आज भी उतना ही भव्य और रहस्यमय है जितना वो 400 साल पहले था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये आने वाले 100 या 200 सालों तक भी इसी तरह खड़ा रहेगा, या फिर धीरे धीरे समय, प्रदूषण और इंसानी लापरवाही इसे खत्म कर देंगी? क्योंकि सच्चाई ये है कि ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी है। इसका सफ़ेद संगमरमर जो इसकी पहचान है, आज सबसे बड़े खतरे में है। आसपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का प्रदूषण और यहाँ तक कि यमुना नदी की बिगड़ती हालत, ये सब मिलकर धीरे धीरे इसके रंग और संरचना को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार इसे बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मिट्टी पैक थेरेपी जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं, जिसमें खास तरह की मिट्टी से संगमरमर की सफाई की जाती है ताकि उसकी चमक वापस लाई जा सके। लेकिन क्या ये उपाय हमेशा के लिए काफ़ी होंगे या ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है? अब ज़रा सोचो, एक इमारत जो प्यार का प्रतीक है, उसे बचाने के लिए आज इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। क्या ये विडंबना नहीं है? और सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है और जैसा हमने पहले जाना, ताजमहल की नींव पानी पर निर्भर करती है। अगर पानी कम होता गया तो इसकी नींव कमज़ोर हो सकती है। यानी एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये शाहकार खुद को संभालने के लिए संघर्ष करे। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद ताजमहल आज भी खड़ा है, मजबूती से, गर्व के साथ। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अब बात करते हैं उस फाइनल ट्रुथ की जिसे हर कोई जानना चाहता है। क्या ताजमहल सच में सिर्फ प्यार की निशानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? अगर हम पूरी कहानी को देखें, शाहजहां का दर्द, मुमताज महल की याद, हजारों मजदूरों की मेहनत, राजनीति, विवाद और समय की मार, तो एक बात साफ हो जाती है, ताजमहल सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, बलिदान भी, साजिशें भी और सच्चाई भी। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से कुछ अलग देखता है। किसी के लिए ये अमर प्रेम का प्रतीक है तो किसी के लिए ये सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन, और कुछ लोगों के लिए ये एक रहस्य है
जो शायद कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगा। लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कभी पूरी तरह समझ में नहीं आता और शायद आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर सवाल का जवाब मिल जाए तो रहस्य खत्म हो जाता है और ताजमहल की खूबसूरती ही उसके रहस्य में छुपी है। अब सोचो, जब तुम अगली बार ताजमहल की तस्वीर देखोगे या उसे सामने से देखोगे तो क्या तुम उसे सिर्फ एक खूबसूरत इमारत के रूप में देखोगे या फिर उस पूरी कहानी को महसूस करोगे जो उसके हर पत्थर में बसी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे या ये भी एक दिन सिर्फ किताबों में रह जाएगा? ये फैसला हमारे हाथ में है, क्योंकि ताजमहल सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। और यही है इस पूरी कहानी की असली सच्चाई।